नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग। मैडम मेरी तरह मत देखो। आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। बेटा आओ देखते हैं दोस्त, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि क्या बताऊं कितना इंपॉर्टेंट। लिखो सर, एस 25। मुझे लेकिन अच्छा लगा, आज एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा, थोड़ा सा एहसास हुआ कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया बेटा, और जो नहीं बढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा बेटा, सीधी सी बात है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, इसमें एक वर्ड आ रहा है इंटरिम और उसके बाद आ रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो आपको सब कुछ पता चल गया ऐसे कि हम लोग ना अपने फाइनेंस का अपने प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको रिपोर्ट करना होता है। अभी तक हमें पता था एंड ऑफ द ईयर करना होता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 कहता है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल्स का ईयर के बीच में, जिसको बोलते हैं एंट्रिम, अगर ईयर के बीच में रिपोर्टिंग कर रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना, गलत मत कर देना। मैंने बोला किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो कहता आओ बताते हैं सर। लिखना सर मेरे साथ, लिखना सर मेरे साथ कुछ बातें ताकि आपको ध्यान रहे बेटा। सबसे पहली बात सर, बात नंबर 1, बात नंबर 1 दोस्त, सर आप हमें सबसे पहले बता दो कि इंटरिम पीरियड क्या होता है। इंटरिम पीरियड क्या होता है, लिखना दोस्त कि इस इंटरिम पीरियड को क्या कहते हैं। इट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। ओके, इट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड shorter than a full financial year। अच्छा सर, मुझे कुछ बातें यहाँ पे पता चल गई हैं, मैं एक बार आपके साथ देख लेती हूँ। हाँ देख लो बेटा। देखो, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है एक ईयर जो शुरू हुआ है 1/4, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2000x1, और खत्म कब होता है 31/3/2000x2। बोलो बात समझ में हुआ। लेकिन उन्होंने बोला एंट्रीम पीरियड हमेशा और हमेशा क्या होगा सर, शॉर्टर होगा, शॉर्टर। अब ये शॉर्टर को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया तो वो देख लेना सर। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि ये 1 क्वार्टर हो सकता है सर, या सर 6 मंथ का हो सकता है, या 9 मंथ का हो सकता है सर, बस 12 मंथ्स का नहीं हो सकता। डन। चलो सर, पहली बात अपने को पक्का 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 समझ में आ गई। अगर पक्का समझ में आ गई है तो आगे देखना सर। अब आगे देखना सर, नंबर 2, सर आप हमें बता दें इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किसको कहते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किसको कहते हैं। देखना दोस्त, इट मीन्स अ financial report containing either a complete set of financial statements या a set of consolidated financial statement for an interim period। अच्छा सर, अभी मुझे ये पता चला
कि होता ये पूरा ही है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ P&L प्रेजेंट करते, नहीं सर पूरा ही करना पड़ता है। चलो चले आगे। अच्छा लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें बनेंगी ताकि आप परेशान ना हो सर। सर यहाँ पे बनेगा पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बनेगा बैलेंस शीट, तीसरा बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अरे यार ये ना CFS लिख दूंगा कहीं आप इसको कंसोलिडेटेड ना समझ लो, तो ये इसका मतलब है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। एंड द फोर्थ वन इज, अच्छा 3 यहाँ पे ABC लिखना था और यहाँ पे D, और सर लास्ट हो गया नोट्स टू अकाउंट। डन है सर, पक्का 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 समझ में आ गया। अब अगर पक्का पक्का समझ में आ गया तो कुछ बातें मेरे साथ देख लेना सर, कुछ बातें मेरे साथ देख लेना सर। अभी तक तो हल्का था, अभी थोड़ा सा ये आपके लिए मुश्किल होगा, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान लगाओगे तो वो भी आपको समझ में आएगा। नंबर 3 देखना बेटा, नंबर 3 पीरियड, periods for which interim financial statements are required to be presented। अब देखो हम लोग ना अब यहाँ पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान लगा लेना तभी समझ में आएगा। देखो हम लोग जो भी अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, वहां पे हमें अपने डेटा को कंपैरेटिवली दिखाना होता है। कंपेयर नहीं तो मत देखो, कंपैरेटिवली दिखाने का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिवली दिखाने का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऐसे, देखो हम लोग सर यहाँ पे ना ऐसे बनाते थे, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे करंट ईयर, और यहाँ पे लिखते थे प्रीवियस ईयर। सर ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मॉडल होता था, ऐसे ही तो बनाते थे, याद करो ना सर। हाँ जी सर ऐसे बनाते थे कि यहाँ पे करंट ईयर का डेटा और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डेटा। लेकिन अगर मैं 3 महीने का बना रहा हूँ, 6 महीने का बना रहा हूँ, या 9 महीने का बना रहा हूँ, तो बगल में कितने महीने का दिखाऊं या कितने साल का दिखाऊं या कौन से पीरियड का दिखाऊं? डन सर, हम लोग ना 3 चीजें बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में कौन सा पीरियड, कितना पीरियड दिखाएंगे, उसको समझने के लिए बेटा अब एक डेटा मेरे साथ नोट करना बेटा। डन, आओ अब ये है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बेटा। अब इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। सर मुझे आपके साथ ना 3 डेटा बनाने हैं, 3 डेटा सर। मान लेते हैं सर यहाँ पे करंट पीरियड में आप क्या दिखाओगे? करंट पीरियड, करंट पीरियड के लिए आप लोग कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड कौन सा लोगे? समझाने के तौर पे, जैसे अभी तक हम लोग करंट ईयर के साथ क्या लेते थे? प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे उस कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में हम लोग कौन सा पीरियड लेंगे वो अपने को देखना है। हम लोग कितनी स्टेटमेंट बनाने वाले हैं सर? 3 स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। सबसे पहला समझाता हूँ सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो किसके लिए कौन सा पीरियड लेना है, अब जरा वो देखना सर। वर्ड पे बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना बेटा। क्यूमुलेटिवली, क्यूमुलेटिवली for the current financial year to date। अब इसका क्या मतलब है? क्यूमुलेटिवली फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर,
बोला ईयर टू डेट, इसके साथ में क्या लगाएंगे बेटा, कंपेरेबल ईयर टू डेट ऑफ immediately preceding financial immediately preceding financial year। सर नहीं समझ में आया, सर नहीं 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 समझ में आया, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ो, शायद इंग्लिश है समझ में आ जानी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तब तक मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल खोलता हूँ। नालायक बच्चों, मैंने आपके सामने इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोल दिया है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में और हमने जो लिखा सेम सेम बात है, लेकिन वो इतनी बात बोला आगे एक्सप्लेन नहीं करता, इतनी सी बात लिख देता है, ये सोच कर कि आप लोग तो सीए इंटर के बच्चे हो, समझ ही जाओगे। अच्छा मैं आ जाऊं, वो कहती मैं बता दी ना, बताओ क्यूमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, वर्ड उन्होंने यहाँ पे यूज किया है बेटा एक क्यूमुलेटिवली, और फिर कहते हैं फाइनेंशियल ईयर टू डेट। मैं बताता हूं बेटा, मैं समझ गया आपको, मैं समझ गया। अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूं 1/4/2021 से 30 सितंबर 2021 तक का, तो मुझे सोच के बताना बगल में कंपैरिजन के लिए मैं कौन सा पीरियड लूं, सेम ले लूं? अच्छा सेम मतलब यही लिख दूं वहां पे बगल में, नहीं तो बताओ 1/4/2022 39/2020, यही तो। वेरी गुड बेटा, अच्छा क्रैक किया आपने, दिस इज द राइट आंसर। ये नोट कर लो, ये जो ऊपर आपने लिटरेचर लिखा उसका मतलब ये था। क्या बात है सर, समझ आ गया। अरे समझ में तो आना ही था, पढ़ते कहाँ हो। बेटा बैलेंस शीट में देखना दोस्त, बैलेंस शीट में ये हो गया। तो कैश फ्लो का तो आगे अगर एग्जाम में कैश फ्लो आएगा तो मैं इस हिसाब से पीरियड ले लूंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पूरा स्टडी मटेरियल मैंने देख लिया, उसमें ऐसे ना क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी के बेस में आएंगे बेटा, तो आप ध्यान रखना ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये जो हमने लिटरेचर लिखा है एज इट इज मुझे याद भी होनी चाहिए। अभी मैं आपके पास आके ये वाला सुनूंगा, आप मुझे सुना देना, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अरे क्या बात है सर। अब देखो सर अगला, अगर आप बैलेंस शीट बनाओ तो कौन सा पीरियड लोगे? बैलेंस शीट। अपने दिमाग में बस ये बात रखना दोस्त, ये बात आपको रखनी है कि एंट्रीम पीरियड का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर से छोटा। और सर आपने ये भी बता दिया कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का मतलब होता है सब, प्रॉफिट एंड लॉस भी, बैलेंस शीट भी, कैश फ्लो भी और नोट्स टू अकाउंट भी। सर इसका मतलब ये हो गया कि अब जब आप यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहे हो, ये 12 महीने का तो बन नहीं रहा, छोटे का बनेगा। आओ सर लिखो यहाँ पे एंड ऑफ करंट एंट्रीम पीरियड। और इसके कंपैरिजन में जो हम लोग लेंगे एंड ऑफ इमीडिएटली, एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब सर समझाओ यहाँ पे, अगर दिमाग वाले बच्चे हो और लगा सकते हो तो आज मुझे बता देना सर इसका मतलब, वरना ये आपके लिए एक लिटरेचर ही रह जाएगा दोस्त, वरना आपके लिए ये एक लिटरेचर ही रह जाएगा। दिमाग लगाओ सर और मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या निकलना चाहिए। बहुत 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 दिमाग लगाओ। ये देखना दोस्त, इंस्टीट्यूट ने भी सर यहाँ पे सेम बात लिख दी जो मैंने आपको लिखी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन के लिए वो फिगर्स नहीं दी। अब आप वो डेट या फिगर जिसको बोलते हो वो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके
वो बच्ची एक बता रही, हाँ मैडम क्या ले लूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ, सेम जो ऊपर वाला लिखूँ। देखो आपने फिर यहाँ पे गलती कर दी। जो आपका कैश फ्लो बनता है वो फॉर द ईयर के लिए बनता है, बट बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की बनेगी। इसने बोला एंड ऑफ एंट्रीम पीरियड, आपका एंट्रीम पीरियड कब एंड हो रहा है। मैं आपके एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ले लेता हूँ सर, 39/2024 डन। बताओ इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या ले, 30 सितंबर 23 गलत आंसर, नहीं 31 मार्च 24 डन है सर, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, अगर मैं इसकी जगह ये नहीं लेता, मैं ये लेता 30 जून 2024, तब भी आंसर सेम होता सर, तब भी आंसर सेम होता। बोलो बात समझे? ओ मैडम पक्का पक्का समझे, आसान था? हाँ जी सर ये भी आसान था, डन सर। अब आगे चलते सर थर्ड पार्ट में, बेटा थर्ड पार्ट में हो सर। थर्ड कौन सा होगा, अरे बोलो थर्ड कौन सा होगा दोस्त? थर्ड स्टेटमेंट ऑफ, अरे मैडम 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 धानिया मैडम, ये लिटरेचर पढ़ के यही आंसर निकलता था कि नहीं निकलता है? यही निकलता था ना, तो फिर आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे थे यार? आओ देखो सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखना सर करंट करंट एंट्रिम करंट एंट्रिम पीरियड एंड cumulatively for the year to date, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या लेना है सर? कंपेरेबल interim period, comparable interim period and year to date immediately preceding financial year। दिमाग लगा दो, बता दो, फिर छुट्टी करें आपकी। दिमाग लगा दो, बता दो, फिर छुट्टी करें आपकी। चलो सर, दिया इसमें सोचने का टाइम। नालायक बच्चों देखना, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर ये सेम कैश फ्लो जैसा होगा, तो मैंने बोला फिर कैश फ्लो के बगल में लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अलग से क्यों लिखा? अरे कुछ तो लॉजिक होगा। आओ सर लॉजिक पकड़ते हैं दोस्त। पहले लॉजिक में वो आपसे कहता है करंट एंट्रीम पीरियड के लिए कंपेरेबल एंट्रीम पीरियड रख ले। मतलब अगर वो आपसे कहता है, ध्यान से देखना, कि 1 जुलाई 2024 से लेके 30 सितंबर 2024 है, तो उसके लिए कौन सा पीरियड लेना है आपको? आपको लेना है 172023 टू 30 सितंबर 2023। बोलो बात समझ में आई? लेकिन हाँ अगर आप लोग शुरू से करते हो, मतलब 1/4/2024 से लेके 30/9/2024 तक के लिए, मतलब पूरा शुरू से कवर कर रहे हो, तो यहाँ पे भी शुरू से ही कवर करना। 1/4/2023 से लेके 30/9/2023। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, पक्का 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 समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई दोस्त
तो नोट करो और जल्दी करो, नोट करो सर और जल्दी करो सर, जल्दी जल्दी करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। डन, चलो। नहीं क्यों ऐसे में, देखो कैश फ्लो क्या बोला था, क्यूमुलेटिवली फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, बोला हमेशा 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 कैश फ्लो को शुरू से शुरू करना, चाहे किसी भी पीरियड में जाओ, लेकिन पी एंड एल 3 महीने का भी बन सकता है। डन, चलो सर समझ आया, पक्का। चलो सर, धानिया मैडम दिमाग लगा रही है, मुझे अच्छा लग रहा है बेटा, अगर आप दिमाग लगाते हो तो मतलब आप समझते हो, अगर दिमाग नहीं लगाते तो फिर नहीं, चलो छोड़ो, चलूंगी आगे, अरे चलने दो आगे। क्या हो गया मैडम, हो गया चालू यहाँ, ईशा मैडम समझ आ रहे क्या, वेरी गुड मैडम, समझना जरूरी है, नहीं तो टांग टूट सकती है। चलूं आगे, थोड़ा सा चलने दो आगे, दोस्त थोड़ा सा चलने दो आगे, नालायक बच्चे थोड़ा सा आगे चलने दो, चलूं, चलो सर। अब देखो सर ये कौन सा पॉइंट था दोस्त, सर ये था थर्ड पॉइंट, अब मेरा फोर्थ पॉइंट देखना सर, फोर्थ पॉइंट इसी पेज पे कर रहा हूँ या नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, हाँ जी पूछे मैडम। क्यों 3 महीने का बनेगा, 1/4 से लेके 30 जून तक का, उसके बाद 1/4 से लेके 30 सितंबर तक का, फिर 1/4 से लेके 31 दिसंबर तक का। अब समझी दीदी, आओ सर, अब देखो सर फोर्थ पॉइंट, ये रहा इंस्टीट्यूट का मटेरियल बेटा, मैंने आपको सेम बातें लिखवाई लेकिन थोड़ा अच्छे ढंग से बेटा, लिखा हुआ यहाँ पे भी बहुत अच्छे ढंग से था, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में समझाया। अब बेटा मुझे आपसे बात करनी है मटेरियल बातें, बेकार की बातें तो मैं वैसे भी आपसे नहीं करता, लेकिन अब सर क्या होता है मटेरियलिटी, आओ देखते हैं सर, फोर्थ पॉइंट लिखता सर, मटेरियलिटी क्या होती है सर, लिखना सर, in deciding how to, in deciding how to recognize, measure, classify या disclose an item for interim reporting purpose, materiality should be assessed. Should be assessed. अब इसको ना आप ऐसे समझो दोस्त, मैं आपके साथ से प्रॉब्लम रखूंगा, सॉल्यूशन नहीं दूंगा। सर आप ऐसे समझना, मेरे पास ना पूरा साल पड़ा था, मतलब ये था 1/4/2023 और ये एंड पीरियड आ रहा था सर 31 मार्च 2024। आप इसको कह रहे हो एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, इसको कह रहे हो एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर, इसको कह रहे हो एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर, और इसको कहते हो फिफ्थ क्वार्टर का एंड, सॉरी फोर्थ, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा सर, फोर्थ क्वार्टर का एंड। अब आपने कोई एक ऐसा एक्सपेंस कर दिया यहीं पे, मान लेते हैं आपने एक्सपेंस यहां पे किया, मैं अभी आपको उसका नेचर नहीं बता रहा, लेकिन एक्सपेंस बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा एक्सपेंस है सर, और इस एक्सपेंस का बेनिफिट आपको चारों क्वार्टर में मिलने वाला, मतलब इसका बेनिफिट यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा।
अब सवाल है क्या इस एक्सपेंसेस को मैं चारों में इक्वली प्रोपोर्शनेट करके दिखाऊं, या नहीं सर हुआ तो पहले साल ही था ना, या सॉरी पहले क्वार्टर ही हुआ था ना, तो पहले क्वार्टर ही दिखाओ, या कोई एक्सपेंसेस यहाँ पे आके हुआ, यहाँ इस वाले बीच वाले पीरियड में, और इमरजेंसी हुई, सडनली हुई, पता नहीं था, और सर पीछे के तो 3 क्वार्टर हम बना चुके हैं, फिर इस एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाए। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो उन्होंने कहा इन डिसाइडिंग हाउ टू रिकॉग्नाइज, मेजर, क्लासीफाई और डिस्क्लोज एन आइटम फॉर इंटरम रिपोर्टिंग पर्पस, मटेरियलिटी शुड बी असेस। तो वो कहता है सर आप ना मटेरियलिटी देखना। अब ये क्या होती है मटेरियलिटी, ये तो हम सीए से ज्यादा अच्छा कोई जान नहीं सकता। आओ सर, तो सवालों में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। आओ चले आगे। हाँ जी सर, 5th पॉइंट देखना सर, 5th पॉइंट देखना दोस्त मेरे साथ। 5th पॉइंट कहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन एक बार आके मैं आपको भेज भी दिया। हाँ तो उस, अच्छा जी, आपको कैसे मिली वो? वेरी गुड, ओके, बेस्ट ऑफ लक। आओ सर जरा एक बार मेटेलिटी को तो मैंने आपको पढ़ा दिया, बट फिर भी एक बार देखते हैं सर, एक बार देख लेते हैं सर, ताकि ना आप गलती ना करो बेटा। In deciding how to recognize, measure, classify or disclose an item of an interim financial reporting purpose, materiality should be accessed in relation to the interim report of financial data। मैंने आपको इतनी बात लिखवाई है जो कि आपको याद होनी चाहिए। आगे, in making assessment of materiality, अब सवाल है कि अगर मैं materiality का एक्सेस करूं, it should be recognized that interim measurement that rely on estimate to a greater extent than measurement ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल डेटा। अब इस लाइन को जरा क्रैक करो, मैंने लिखवाई नहीं है आपको, मैंने ये लाइन आपको लिखवाई नहीं, लेकिन क्रैक करना जरा क्या मीनिंग निकलता था। बोल रहा है इन मेकिंग असेसमेंट ऑफ मेटेरियलिटी, उन्होंने तो आपको यहाँ पे बोल दिया ना कि आप मेटेरियलिटी को एक्सेस करना। अब आप एक्सेस करो मेटेरियलिटी को, बोला इट शुड बी रिकॉग्नाइज दैट इंटरिम मेजरमेंट में रिलाई ऑन एस्टिमेट। अब ये खुद बोल रहा है कि आप किसके पास चले जाओ, एस्टिमेट, to a greater extent than measurement of the annual financial data। मतलब कहता आप रिलाई करो, it should be recognized that interim measurement may rely on estimate to a greater extent than measurement of the annual financial data for reason of understandability of interim figure, materiality for making recognition and disclosure decision is accessed in relation to the interim period financial data। For example, unusual, अब शायद ये दोनों पैरा आपको अब समझ में आए। Thus, for example, unusual या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अनयूजुअल जो होता नहीं था लेकिन हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको पता है, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के आए हो। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज या एस्टिमेट एंड प्रायर पीरियड आइटम्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्क्लोज बेस्ड ऑन मटेरियलिटी इन रिलेशन टू द एंट्री पीरियड डेटा। अगर आपको लगता है मटेरियल था तो डिस्क्लोज कर देना, वरना रहने देना। सर इतनी सी बात फिर भी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए आया हूँ क्वेश्चन लेके, शायद क्वेश्चन से ये ऊपर की सारी चीजें आपको समझ में आ जाए जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। आओ एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक? आओ देखना सर क्वेश्चन। सिंसेयर कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट। सेल्स पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट क्वार्टर वाइज इज एज फॉलोज। बहुत ध्यान से देखना बेटा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर उड़ जाएगा दिमाग से। पहले क्वार्टर की सेल 10% है, फिर 10% है, फिर 60% है, फिर 20% है। कहने का मतलब वो कहते हैं अगर पूरे साल में हम लोग 100 यूनिट बेचते हैं, अगर पूरे साल में हम लोग 100 यूनिट बेचते हैं, तो यहाँ पे मैं 10 का, यहाँ 10 का, यहाँ पे 60 का, यहाँ पे 20 का बेचता हूँ। बोलो बात समझ में आई? पक्का? आगे आगे क्या कहता है? कहता है
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड ऑन 30th जून। मुझे पता है फर्स्ट क्वार्टर यहीं पे एंड होता है 30th जून में। कहते सर ये जो 10% मैंने आपको बोला था ना 10%, उस हिसाब से हमने फर्स्ट क्वार्टर के एंड में 80 करोड़ की सेल कर दी है। सैलरी वेजेस और अदर एक्सपेंसेस को मिला के मैं टोटल खर्चा कर चुका हूँ 72 करोड़ का। ध्यान से समझते रहे ना, 80 करोड़ की सेल और 72 करोड़ का खर्चा। बताना फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट कितना? 8 करोड़। सर ये तो सिंपल है। एक मिनट देखो तो सही क्वेश्चन ने पूछा क्या, अभी तक तो कुछ पूछा ही नहीं था, आप पूछते हैं सर। कहते हैं while preparing interim financial report for the first quarter of Sincere Corporation want to defer का मतलब होता है आगे भेजना, defer ₹10 करोड़ एक्सपेंडिचर, 10 करोड़ का एक्सपेंडिचर टू थर्ड क्वार्टर ऑन द आर्ग्यूमेंट। एक मिनट, ये जो खर्चे हुए ना टोटल 72 करोड़ के, 72 के, इसमें से ये चाहते हैं कि 10 करोड़ का खर्चा हम लोग थर्ड क्वार्टर में भेजें। कहने का मतलब फर्स्ट क्वार्टर में ये लोग इसको 62 करना चाहते हैं, और 62 के हिसाब से प्रॉफिट कितना दिखाना चाहते हैं? 18 करोड़ का। अब आगे, दैट थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल। अब इनका कहना है क्योंकि थर्ड क्वार्टर में ज्यादा सेल है, इसलिए हम इसमें से 10 करोड़ का खर्चा थर्ड क्वार्टर में ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा एक मिनट, therefore the third quarter should be debited by more expenditure। अब considering the seasonal nature of the business, okay, seasonal business ये साफ साफ दिख भी रहा है कि सर अगर थर्ड क्वार्टर में ज्यादा सेल हो रही है तो सीजनली है। अब आगे, एक्सपेंडिचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल द क्वार्टर। इसका कहना है सर ये जो खर्चे है ना, खर्चे ये यूनिफॉर्म है लेकिन हर क्वार्टर में सेम होते हैं। मतलब मेरी बात समझना। कहते हैं सर खर्चे तो सेम ही होते हैं। मैं कहा एक बार दोबारा समझाओ। कहते हैं ये जो सैलरी देनी है ना, सैलरी, ये तो जी हर क्वार्टर में 60 करोड़ ही लगेगी। ये जो एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस जहां लिखा है रूटीन, सर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है ना 8, ये सब से यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हर क्वार्टर में सेम होंगे। कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर एज पर द AS 25। पहला सवाल कहते हैं कि मुझे फर्स्ट क्वार्टर का आप बना के दिखा दो कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अब आपके हिसाब से मैं 18 का मानूं या 8 का मानूं? अगला सवाल, ऑल्सो गिवन अ कॉमेंट ऑन द कंपनीज व्यू। अब कंपनी चाहती थी 10 करोड़ आगे बढ़ाना। अगर कंपनी 10 करोड़ आगे बढ़ाती है, डेफर करती है, तो प्रॉफिट आना चाहिए 18 करोड़ और हमें कंपनी का व्यू मान लेना चाहिए। हाँ भाई कंपनी सही कह रही है। लेकिन अगर हम कंपनी का प्रॉफिट निकालते हैं फर्स्ट क्वार्टर का 8 करोड़, तो हम बोलेंगे कंपनीज व्यू इज नॉट करेक्ट। अब मैंने आपको मटेरियलिटी पढ़ा दी है, मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया कि यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द ईयर। अब आप अपने हिसाब से बताओ आंसर क्या होगा, 18 या 8? आंसर क्या होगा, 18 या 8? आंसर क्या होगा, 18 या 8? आंसर इज 8 करोड़ एंड कंपनीज व्यू इज नॉट करेक्ट। मैंने दोनों सवालों का जवाब दे दिया। देखो सर ये रहा आंसर। हमारा पहले क्वार्टर का सेल कितना, 80 करोड़। सर पहले क्वार्टर के एक्सपेंडिचर कितने? सर सैलरी का खर्चा 60 का और एक्सपेंसेस का 12 का, 8 + 4, तो सर आ गया प्रॉफिट 8 करोड़। डन। अच्छा उसके बाद हम उसका दूसरे कंपनी का व्यू हमसे पूछा था, उसका आंसर लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू AS 25 द इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड एंड इनकर्ड रेस्पेक्टिवली। अब ये आपको याद होना चाहिए, क्या बोला? एज पर AS 25 इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड। तो सर 80 करोड़ अर्न यहीं पे हुआ था, यहीं पे रिकॉग्नाइज करेंगे, और एक्सपेंडिचर इनकर्ड यहीं पे हुआ था, यहीं पे रिकॉग्नाइज करेंगे। देयरफॉर सीजनल इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे अकर। तो सर इसका मतलब सीजनल इनकम जब होगी, तो वो क्या है ना 60% होगी तब मानेंगे। Thus the company's view is not as per AS 25। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, पक्का 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 बात समझ में आई। अब ये सेम लाइन मैं अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज के बाद जो मैं आपको 6 पॉइंट लिखवाऊंगा वहां पे मैं ऐड करूंगा। पहले इस क्वेश्चन को आके देख लो एक बार खुद से बेटा, खुद से अपनी बुक निकालो, इसको देखो बेटा। चलो नालायक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद
एक बार क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं बेटा, लिखना बहुत कुछ है लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, डन। लेकिन ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो नहीं पाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको कॉपी में कराना पड़ेगा, इसलिए पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर करते हैं बेटा। बहुत ध्यान से बेटा, देखो आप लोग को नींद नहीं आनी चाहिए बेटा। आप ऐसे समझो कि आपका यहाँ पे सोना आपको एग्जाम में एक अटेम्प्ट के लिए सुला सकता है बेटा। तो अगर आप चाहते हो अपने 4 लाख का नुकसान नहीं कराना तो ध्यान यहाँ पे लगाना बेटा। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ एक्स लिमिटेड, ओके, earned on 30th September, एक मिनट, accounting year of X Limited ends on 30th September 2011, मतलब ऐसा कब से होने लगा? एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिखूं। वो कह रहा है कि उसका अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? अरे उसका अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है सर? उसका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30, चल जा, 30 सितंबर 2001। ऐसा हो सकता है क्या किसी का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे एंड हो सकता है सर? हो सकता है। अब तो बोलोगे सर नहीं फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च 2011 को होना चाहिए। अरे वो तो फाइनेंशियल ईयर जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, होने को कभी भी हो सकता है, तुम कभी भी करो, लेकिन हाँ बस शर्त है कि 12 महीने का होना चाहिए। तो यहाँ से पीछे 12 महीने जाना तो कितना आ रहा है? बोलना 30 सितंबर से पीछे जाओ 12 महीने तो कितना आता है? 1 अक्टूबर 2010। बोलो बात समझ में आई? क्या यहाँ से यहाँ तक 12 महीने हो रहे हैं? अरे नालायक बच्चे बोलो ना, क्या यहाँ से यहाँ तक 12 महीने हो रहे हैं? तुम लोगों की एनर्जी पता नहीं कहाँ चली जाती है बेटा। बेटा लाइफ के ऐसे दौर में हूँ जहाँ पे दोस्त बताते हैं कि रात को उनके पास मैसेज आता है कि सर कल कहाँ जाना है, ओ सॉरी बाबू कल कहाँ मिलना है या कहाँ जाना है, कल क्या कर रहे हैं। मेरे पास मैसेज आता है सर कल क्लास है ना, सर कल क्लास कितने बजे है, सर कल आप पढ़ाओगे ना, सर मुझे ये वाला प्रॉब्लम है। फिर भी मैं इतनी एनर्जी लेके आपके पास आता हूँ। आप लोग को नींद आ रही है? सोना नहीं बेटा, सोना नहीं। एक आदमी कंटिन्यू 72 आज तक जग सकता है, कंटिन्यू 72 आज तक। आपको मजाक लग रहा होगा, मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ। आप भी जगे होगे या जगने वाले होगे, और नहीं तो मैं बताता हूँ बेटा। देखो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, वैसे तो कोई भी बैठा हुआ है लेकिन मैं वैसे बताता हूँ, हमारे हिंदू में जब शादी होती है, शादी तो शादी के एक दिन पहले, जैसे ये आज शादी का दिन है, ये शादी का दिन है, शादी के एक दिन पहले बेटा, 1 डे एगो, शादी से एक दिन पहले बेटा हम एक्साइटमेंट में जगते हैं। मेरी शादी है कल, मेरी शादी है, मेरी शादी है। एक दिन एक्साइटमेंट में जगे, एक दिन बेटा हम लोग शादी वाली रात में जगे। कितने दिन हो गए? 24 24 48। और यहाँ तो जगना ही था, सालों से मेहनत कर रहे थे इस दिन के लिए। तो कितने हो गए? 24 24 24, 72 घंटे। और फिर भी अगली सुबह उठ के हम हलवा बनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अगले दिन मॉर्निंग में हम हलवा बनाएंगे और या हो सकता है हम खाएंगे। अब बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो आपको यहाँ पे जगा रही है? 72 आवर्स। तो बेटा यहाँ जगने में क्या दिक्कत है? अगर आप चाहते हो ये वाला 72 घंटे जगना, वो भी अच्छे वाले, मजबूरी वाले नहीं, आपके मन के वाले, तो बेटा अभी जग लो मेरे साथ, ठीक है? आओ हैं? चलो सर आओ, मैं देखते हैं सर। The accounting year of X Limited end on 30th September 2011 and it makes its reports quarterly. Okay सर, ये लोग अपना रिपोर्ट क्वार्टरली बनाते हैं। अब एक मिनट सर, यहाँ पे वापस क्वेश्चन में आते, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगी। क्वेश्चन में आते सर, अगर ये लोग क्वार्टरली बनाते होंगे, ध्यान से सोच के बताना, तो सर इस वाले पीरियड में ये जो आपने यहाँ पे बनाया, इसमें मुझे बताना 4 क्वार्टर कब कब आएंगे? 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। बताना पहले क्वार्टर का एंड कब होगा? है 31 दिसंबर 2010। अगले वाले का एंड कब होगा? 31 मार्च 2001। थर्ड क्वार्टर का एंड कब होगा? अरे बोलो। 30 जून 2001। और फोर्थ क्वार्टर का एंड कब होगा? 30
सितंबर 2011। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे डन ना। लेकिन अब जरा इनकम टैक्स के हिसाब से चले। अगर इनकम टैक्स के हिसाब से चले, इनकम टैक्स के हिसाब से, तो इनका ईयर कब कब आना चाहिए सर? सर इनका ईयर ऐसे होना चाहिए, ध्यान से देखना बेटा। इनकम टैक्स कहेगा कि आपका जो क्वार्टर एंड हो रहा है ना, वो ऐसे होना चाहिए। मैंने बोला कैसे, तू ही बता दे। तो कहता है 31/3/2001, और ये कब खत्म हुआ होगा? 31/12/2010। पहले बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद सर, उसके बाद बोलो 30 सितंबर। क्या मैं 30 सितंबर की जगह 1 अक्टूबर लिख दूं? लड़ाई तो नहीं होगी? चलो सर लिख देता हूं, 1/10/2000। तो इसका मतलब इनका आगे वाला पीछे में कितना चला गया सर? 2 चला गया। ये पुराने सालों में चला गया। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे ऐसे कैसे नहीं समझते यार। सर इनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनकम टैक्स के हिसाब से इसका पहला कौन सा होगा? बोलो कौन सा होगा? तीसरा। और दूसरा कौन सा होगा? चौथा। पहले ध्यान से देखो इसको बेटा, समझने की जरूरत है। ध्यान से देखो, समझने की जरूरत है। सर फिर जब इनकम टैक्स के हिसाब से 30/6/2011 आएगा, तो इनकम टैक्स के लिए कौन सा बन जाएगा? पहला। और सर ये जो 30/9 आपने ऊपर लिखा हुआ है 2011, ये इनकम टैक्स के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? दूसरा। अब सर समझ में आया कि तुम्हारा पहला हमारा तीसरा है, तुम्हारा दूसरा हमारे लिए चौथा है। बोलो बात समझ में आई? पक्का? मैं चाहता हूं ये वाला डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाओ। क्वेश्चन इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग है। नोट करो जल्दी से, जल्दी बनाओ। नालायक बच्चों, ऐसे समझो कि आप हो एक्स लिमिटेड। आप एक्स लिमिटेड हो। आप जो फॉलो करते हो ना ईयर, आप ईयर ये वाला फॉलो करते हो। आपके हिसाब से आपका ईयर शुरू होता है 1 अक्टूबर 2010 को, और आपका ईयर एंड होता है 30 सितंबर 2010 11 को। बात खत्म। तो आपके लिए आपका पहला क्वार्टर क्या होगा सर? 1/10 से लेके 31/12/2010 तक पहला क्वार्टर। तो बोलो यहाँ पे कहाँ गलती है? कहीं गलती है? नहीं सर, तो मेरा पहला क्वार्टर तो ठीक है। लेकिन अब इसको छोड़ देते हैं सर, इसको छोड़ देते हैं। आते हैं सर, अगर मैं इनकम टैक्स के हिसाब से चलता, तो इनकम टैक्स के हिसाब से 1 अक्टूबर 2010 से लेके 31/12/2010 तक कितने क्वार्टर, कौन सा क्वार्टर चल रहा होता? अरे इनकम टैक्स के हिसाब से पहला क्वार्टर कब होता है? अप्रैल मई जून। दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर। तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इनका अक्टूबर नवंबर दिसंबर बेटा, इनका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहां से जो इनका आ रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनके लिए पहले भली पहला होगा। लेकिन हमारे लिए इनकम टैक्स के हिसाब से सर, इनकम टैक्स रूल बड़ा क्लियर है। वो कहता है अप्रैल मई जून फर्स्ट, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड। तो तुम्हारा फर्स्ट हमारे लिए थर्ड है, वही तो बता रहा हूँ। बोलो अभी आया समझ? अरे नालायक बच्चे, बोलो अभी आया समझ? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आया। धान्या मैडम सोने की कोशिश मत करो बेटा, नहीं तो हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। चलूं? बात तो सच है बेटा, जीवन भर मैं यही सपना देखता था कि किसी दिन मेरे स्कूल में अनाउंसमेंट होगी। जीवन भर ये सपना देखता था मैं कि किसी दिन, बात बिल्कुल फैक्ट है बेटा, बिल्कुल दिल की बात थी ये, कि किसी दिन मेरे स्कूल में अनाउंसमेंट होगी कि स्कूल में बॉम्ब है, और हम भागे स्कूल से। ओहो, मजा ही आ जाएगा बिल्कुल, क्या ही बताएं। भागे, इसको हीरो बनना है, ये बचाएगी सबको। भाई सबने अलग अलग सपने देखे। भाई मैंने तो सपना देखा था कि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल का नाम था शंभू दयाल इंटर कॉलेज। हमारे स्कूल के पीछे जो दूसरा स्कूल था, उसका नाम था कन्या वैदिक। तो हमें लगता था बॉम्ब आएगा तो हम पीछे भागेंगे, हम आगे के दरवाजे से थोड़ी ना भागेंगे, हम पीछे के दरवाजे से भागेंगे, तो कन्या वैदिक स्कूल में घुसने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा हो ना सका बेटा, और आज के बच्चे इस बात का मजा लूट रहे हैं।
खैर आओ देखते हैं सर, देखते हैं सर आगे। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, ध्यान से, टैक्स पर्पस के लिए ईयर कभी एंड होता है 31 मार्च एवरी ईयर, मुझे ये बात पता थी। लिखा है फॉर द अकाउंटिंग ईयर, अब ये बोले अकाउंटिंग ईयर क्योंकि तुम एक्स लिमिटेड हो, तुम्हारे लिए पहला क्वार्टर एंड हो रहा है 31 दिसंबर में, जो मैंने शीट में देख लिया, मेरा पहला क्वार्टर देखो यहाँ पे एंड हो रहा है। हाँ जी सर, पहला क्वार्टर यहाँ पे एंड हो रहा है, दूसरा वाला यहाँ पे, तीसरा वाला यहाँ पे, चौथा वाला यहाँ पे। और हर साल में जो मेरी इनकम है, इनकम वो 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ है। अब वो बोल रहे हैं एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2001 कितना है सर, 20% है। अगर आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2001 को, तो आपके लिए रेट तो 20% है। लेकिन अगर आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2012 को, तो सर आपके लिए रेट है 30%। एक मिनट में जरा इनकम टैक्स के हिसाब से देख लेता हूँ। इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स कहता है अगर आप अप्रैल मई और जून में है, एक मिनट सर, एक मिनट, इनकम टैक्स तो पूरे साल के लिए बताता है। अच्छा अच्छा सर, फिर तो मैं ऐसे गलती कर दूंगा। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा चल रहा है तो बेटा आप गलती कर दोगे। अब आप ध्यान से समझना सर, अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा, इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। अब अगर आप सर, अब अगर आप यहां से यहां तक हो और उसके बाद यहां से यहां तक हो, मतलब अगर ईयर एंड हो रहा है 31/3/2001 को, तो आपके लिए पूरे साल का टैक्स का रेट रहेगा 20%। लेकिन अगर आपका ईयर एंड हो रहा है 31/3/2022 को या फिर 2 को, तो आपके लिए जो पूरे साल का टैक्स रेट रहेगा वो 30% रहेगा। बस आप अपने क्वार्टर्स देख लो वो कहाँ कहाँ फॉल हो रहे हैं, आपके वाले क्वार्टर कहाँ कहाँ फॉल हो रहे हैं। सर मुझे पता था कि अगर 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 यहाँ पे बात आ गई, यहाँ पे अगर यहाँ तक बात है, यहाँ तक बात, तो रेट तो 20% ही लगेगा इसके सारे पीछे तक। लेकिन अगर बात सर आगे चली गई, हम इस ईयर में आ गए हैं 31/3/22 में या 2 में, तो सर रेट लग जाएगा यहां से यहां तक के लिए 30%। अब देखो आपके कौन कौन से क्वार्टर इस रेट से पीछे जा रहे हैं। सर आपका पहला क्वार्टर और आपका दूसरा क्वार्टर, बाकी आगे के 2 क्वार्टर 31/3/2022 में आ गए। तो यहाँ पे कितना रेट, 30 और 30 हो गया। सर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो सर, पहले 2 क्वार्टर में 20 और उसके बाद 30। बोलो सर हो गया, इतना समझाना बस इतने से चीज के लिए था, हो गया इसका सोल्यूशन। बोलो सर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया पक्का? अगर आ गया तो आगे देखते हैं सर। आओ हटा दूं, आओ सर। अब सर लिटरेचर लिख लेते हैं। जब सर अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए लिटरेचर लिखो बेटा। इट शुड बी सेम, ओके, इट शुड बी सेम। क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो कह रहा है कि अगर आप लोग 2 फाइनेंशियल ईयर का, अगर आप लोग इस साल का इंटरिम बना रहे हो, बगल में उसको कंपेयर किसी दूसरे पीरियड से करना पड़ता है, तो दोनों का जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो सेम होनी चाहिए। आगे, इन इट्स इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, in its interim financial statement, if there is change in accounting policies, then the description of the nature and effect of such change should be disclosed। अब एक मिनट मेरी बात सुनना, पहले इसको नोट करो फिर मेरी बात सुनना बेटा। मेरी बात सुनोगे तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा बेटा।
मेरी बात सुनोगे तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा दोस्त। मेरी बात सुनना तभी मजा आएगा बेटा, वरना नहीं आएगा। अभी तो मैं आपको 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच की पॉलिसी को चेंज करने की बात कर रहा था। मैडम मेरी तरफ देखते रहना बेटा। लेकिन मान लेते हैं कि मैंने पिछले स्टेटमेंट में, सॉरी पिछले एंट्रीम पीरियड में और इस एंट्रीम पीरियड में पॉलिसी चेंज कर दिया। मतलब पहले क्वार्टर में तो मैं WDV लगाता था, लेकिन दूसरे क्वार्टर में मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, दूसरे क्वार्टर में WDV नहीं SLM लगाना चाहिए। अब अगर जब मैं SLM लगाने लग रहा हूं तो सर ये तो आपने एंट्रीम पीरियड में ही चेंज कर दिया एस्टिमेट। अब इसको क्या करें? लेकिन सर हमें ये भी पता है कि एस्टिमेट को चेंज करने से नुकसान होता है, फायदा होता है। जैसे कि हमने बचपन में 11th क्लास में डेप्रिसिएशन पढ़ा था, फिर जाके फाउंडेशन में हमने डेप्रिसिएशन का एक नई चीज पढ़ी थी जहां पे बोला था चेंज इन मेथड, जहां पे हम मेथड चेंज करते थे। लेकिन वहां पे मेथड ईयरली चेंज होता था। लेकिन अगर मेरे केस में मैंने मेथड को क्वार्टरली चेंज कर दिया, तो क्वार्टरली चेंज करने से मुझे लॉस या प्रॉफिट होगा, शायद हो सकता है डेप्रिसिएशन बढ़ जाए या डेप्रिसिएशन घट जाए। तो सर इस डेप्रिसिएशन को बढ़े हुए या घटे हुए को मैं कहां एडजस्ट करूंगा? तो ये कहता है सर आप उसके नेचर को और उसके इफेक्ट को डिस्क्लोज करना। बस क्या बोला, अंडरलाइन कर लेते हैं सर। आप उसके नेचर को, इफेक्ट को, नेचर एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज्ड। ओके सर, मैं इतनी बात याद रखूंगा, मैं इतनी बात याद रखूंगा, मैं इतनी बात याद रखूंगा सर। डन। ऑलमोस्ट हम लोग बहुत क्लोज आ गए बेटा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को खत्म करने में बेटा, बहुत क्लोज आ गए। बस आप लोग सोए नहीं बेटा, आपके सोने से मेरी उम्मीदें थोड़ी सी कम होती हैं बेटा। और मैंने थोड़ी ना ये बात बोली है, किसी ने तो बोली है जो सोवत है वो खोवत है। मैंने थोड़ी बोली है ये बात, मैंने ये बात थोड़ी बोली है, किसी ना किसी ने तो बोली है। अब जिसने बोली है सोच के बोली होगी। आगे देखो बेटा, कॉस्ट एंड इट्स डेफरमेंट, सोच के बताना। वैसे मैं ऑलरेडी बातों बातों में आपको इसका मीनिंग बता चुका हूं सर। एंट्रीम पीरियड का कॉस्ट, और अगर मुझे किसी पीरियड में ऐसा लगता है कि मैंने ज्यादा कर दिया है या मैंने कम किया है, तो क्या डेफरमेंट पॉसिबल है? हम अभी इसके लिए इलस्ट्रेशन 1 करके आए थे। हाँ मैडम है। वो कह रही नहीं सर डेफरमेंट नहीं होता। देखते हैं सर, लिखो सर, लिखना सर। कॉस्ट दैट आर, कॉस्ट दैट आर unevenly incurred during the year can be deferred। अरे क्या बोल रहे हो? can be deferred only if it is, बोलो सर, only if it is। कब कर सकते हैं? only if it is appropriate, appropriate to defer डन सर, समझ आ गया, पक्का पक्का सर। यहाँ पे आपने बात बोली अगर अनइवनली इनकर्ड है तब आपको लगे डेफर हो सकता है, इफ इट इज अप्रोप्रिएट टू डेफर। दोनों बातें डाल दी सर। अगर अनइवनली है और दूसरा आपको अनअप्रोप्रिएट लगे, आपको अप्रोप्रिएट लगता है करना चाहिए। अब जब हमने आज की क्लास में इलस्ट्रेशन 1 किया था, बताओ हमने यहाँ पे कंपनी बोल रही थी कि मुझे 10 करोड़ डेफर करना है, हमने क्यों नहीं डेफर करने दिया था? हमने क्यों नहीं डेफर करने दिया था? क्योंकि वहां पे उन्होंने वर्ड यूज किया सर अनइवनली, और आपने यहाँ पे क्या बोला था सर? रूटीन है सर, रूटीन खर्चे चल रहे हैं। और कंपनी ने यहाँ पे बोला था सर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, सारे खर्चे क्या है यूनिफॉर्मली होते हैं, इसीलिए हमने इसको नहीं किया था डेफर। बोलो बात समझ में आई? चलो सर, पक्का पक्का समझ में आई। अब हमें आगे चलना पड़ेगा बेटा। सर आगे देखो सर, नेक्स्ट पॉइंट सर, 7th पॉइंट, 7th पॉइंट देखना सर। लेकिन 7th पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके लिए मैं आपको स्टडी मैट भी पढ़ाऊंगा, एस्टिमेट्स एंड
चेंज इन एस्टिमेट्स। पहले इसको समझ लेते हैं सर, फिर आगे चलेंगे, इसको करेंगे बेटा। मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनना। ओ बच्चों इधर सुनो, साल की शुरुआत हुई है, साल की शुरुआत में मैंने ये सोच लिया कि सर बिजनेस तो नया नया है, कम से कम नहीं कम से कम 5% का तो बैड डेट बनेगा, तो मैंने मान लिया एस्टिमेट 5% का। लेकिन पहला क्वार्टर काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है दूसरे क्वार्टर में यार हमने ना कम माना था, पैसा तो ज्यादा डूबा है, तो 5% नहीं 10% होना चाहिए। अब सुनना मेरी बात, पहले तो मैंने माना एस्टिमेट 5%, और अगले क्वार्टर में जाके उस 5 को बना रहा हूं मैं 10। सवाल है कि जो पहले 5 लिया था लेकिन वहां हो गया 10, और जो दूसरे में 5 से 10 कर रहा हूं, इनका डिस्क्लोजर कैसे होगा? तो इसके लिए मैं पहले आपको लिटरेचर पढ़वाऊंगा। आओ सर, ये हल्का सा डिफिकल्ट भी है बेटा। यूज ऑफ एस्टिमेट, इन्होंने दिया ही नहीं है। हाय राम, इतना सा। चलो दो चीजें दी है, देख लेते सर, आओ देखना मेरे साथ, देखना बेटा। पहले बोला यूज ऑफ एस्टिमेट, लिखा था मेजरमेंट प्रोसीडियर्स to be followed in an accounting financial report should be designed to ensure that the resulting information is reliable and that all material financial information that is relevant to an relevant to an understanding of the financial position or the performance of the enterprises is appropriately disclosed. अब ये कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो एस्टिमेट्स बनाए हैं वो रिलायबल हैं और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए या परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है, तो आप उसको एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर लेना। वर्ड इन्होंने यूज किया एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर देना सर, मतलब वो कहते हैं आपके एस्टिमेट को हम लोग मान लेंगे, आप उसको एंट्री पीरियड में दिखा लेना। मैंने कहा ठीक है। अब आगे बोला री स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियसली रिपोर्टेड एंट्रीम पीरियड। मैं कह रहा हूं री एस्टिमेट ऑफ प्रीवियसली रिपोर्टेड, जो मैं पहले रिपोर्ट कर चुका हूं, एंट्रीम पीरियड। देखो सर, one objective of the preceding principle is to ensure that single accounting policy is applied to a particular class of transaction throughout the entire financial year. The effect of the principle requires that within the current financial year any change in accounting policy be applied retrospectively. Okay, अभी मुझे पक्का समझ में आ गया कि मुझे पीछे जाके कोई छेड़खानी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सर तो इसका मतलब अगर बात आएगी एस्टिमेट्स की तो हमें यहाँ पे कैसे लेना है? बोलो सर। एप्रोप्रिएटली, हमें इसको डिस्क्लोज कर देना सर। एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन एंट्रिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोला एनी चेंज should be record, कैसे बोला? retrospectively। अब मेरी बात सुनना सर, रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? आज से आगे जाए या पीछे को ठीक करके आए? आज से ठीक करके जाए या आगे से आए? एक मिनट बेटा, एक कॉल आ रहा है। क्या मतलब समझे इसका? इसका मतलब क्या समझे सर? उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है रेट्रोस्पेक्टिवली, क्या मतलब होता है इसका? रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? आज से बदलो या पीछे से बदलते हुए आओ? पक्का? तो फिर प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? वो होता है पीछे से, वो कह रही है उसका मतलब होता है पीछे से। सर रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है पीछे से ठीक करके आओ, लायक ही रहना। मतलब सर अगर मेरे एस्टिमेट
इस पीरियड में और इस पीरियड में आके ये एस्टीमेट चेंज हुए हैं, इस पीरियड का एस्टीमेट यहां पे आके चेंज हुआ है, इस पीरियड का चेंज यहां पे आके चेंज हुआ है। तो मेरा कहना है कि जो यहां पे मुझे मान लिया कोई लॉस हुआ था 50,000 का, क्या मैं उस एस्टीमेट को चेंज करके यहां पे उसको रिवर्स करूं या ना करूं, हाँ या ना? क्योंकि अब मेरा एस्टीमेट कहता है, जो मैंने एस्टीमेट चेंज किया है कि सर नो लॉस, और मैंने यहाँ पे 50, अरे आप ऐसा समझो सिंपल, मुझे ऐसा लगता था कि मिहिर पैसे लेके भाग जाएगा, मिहिर पैसे लेके भाग जाएगा, तो मैंने अपना एस्टीमेट यहाँ पे लगा लिया था कि भैया मुझे 50,000 का लॉस होने वाला है। लेकिन अब नेक्स्ट इंटरिम पीरियड में आके मैं कह रहा हूँ नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मिहिर नहीं भागेगा। तो क्या मैं इस लॉस को यहाँ पे रिवर्स करूं या ना करूं? आंसर बोलो, आंसर, रिवर्स करूं या ना करूं? यस सर, इट शुड बी रिवर्स्ड, इट शुड बी रिवर्स्ड। लिखो सर, बेटा रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पीछे से जाके चेंज करना। नालायक ही रहोगे बिल्कुल, करो नोट, मैं कुछ भी बोल दूं ना कुछ भी मान लोगे। नालायक बच्चों, मैंने आपको जितना भी पढ़वाया एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, ताकि अब जब मैं आपको सवाल कराऊं तो आप गलती ना करो। मैंने आपको बोला इंटरिम पीरियड फाइनेंशियल पीरियड से छोटा होता है, फिर मैंने बोला फाइनेंशियल रिपोर्ट, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट में आती है। फिर मैंने आपको बोला कि पीरियड को कंपेयर कैसे कराना है, तो कैश फ्लो को कंपेयर कराना है, जितना पीरियड इस बार लिया उतना ही पीरियड प्रीवियस ईयर में लेना बेटा। बैलेंस शीट में जो डेट आज ली है सेम वहां मत ले लेना, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, जो ईयर लास्ट में एंड हुआ। मतलब अगर ये मान लिया मैंने यहाँ पे 30/9 लिया या मैंने 30/6 लिया, यहाँ पे सर 31/3 ही लेना है बेटा। उसके बाद मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताया था, इसने बोला था करंट इंटरिम पीरियड को कंपेयर करना करंट इंटरिम पीरियड से, एंड 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 एंड, अगर क्यूमुलेटिव फॉर द ईयर टू डेट है तो वहां पे भी क्यूमुलेटिव फॉर द ईयर लेना बेटा। डन, चलो सर। इसके बाद मैंने आपको बताया मेटेरियलिटी क्या होती है सर, मेटेरियलिटी डिपेंड करती है कि आप उसको कितना एक्सेस कर रहे हो सर, और जितना एक्सेस करोगे वो आप पे डिपेंड करेगा। तो बहुत ज्यादा इसने तो मेरे ऊपर ही छोड़ दिया ये वाला चैप्टर। अच्छा, उसके बाद बोला अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है सर, अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज वगैरह, मैंने बोला नेचर और इफेक्ट, अगर आपको ऐसा लगता है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है तो उसको आप डिस्क्लोज करना। कॉस्ट और इसका डेफरमेंट, अगर कॉस्ट यूनिफॉर्म है, कॉस्ट रेगुलर है सर, सब कुछ जेन्युइन है, कोई डेफरमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर अनइवन इन नेचर है और आपको ऐसा लगता है कि डेफर करना अप्रोप्रिएट है, फिर उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि मतलब मैं अपनी बुद्धि का यूज करूं। बेटा मैंने अपनी बुद्धि का यूज नहीं करना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना है, देखना है, उसके बेसिस पे मुझे इसको सीख लेना है। उसके बाद बोला एस्टीमेट, अगर एस्टीमेट में चेंज होगा तो उसका रिवर्स करना है बेटा। अभी तक मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुका था, आओ सर अब हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा एक एक करके। आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं यहाँ पे आपकी बुद्धि लगती है या नहीं लगती है बेटा। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अकाउंटेंट्स ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड, बेटा बताओ ये पूर्णिमा लिमिटेड का जो अकाउंटेंट है वो कौन होगा, सीए होगा या नॉर्मल बीकॉम होगा? सीए होगा या नॉर्मल बीकॉम होगा? नॉर्मल बीकॉम होगा, क्योंकि अगर सीए होता तो चार्टर्ड लिखा होता ना दोस्त। आओ, शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7,20,000, पक्का गलत होगा क्योंकि वो सीए तो है नहीं। कितना निकाला हुआ है उसने, 7,20,000 फॉर द 3rd क्वार्टर ऑफ 2011 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग। अच्छा, उसने ये 3 चीजें इनकॉर्पोरेट करी है और उसके बाद ये 7,20,000 तक पहुंचा है। चलो हम देखते हैं उसने क्या किया होगा, खर्चों को घटाया होगा, इनकम को ऐड किया होगा। हम जाके बस देख लेते हैं जो खर्चे और जो इनकम उसने घटाए हैं या जो इनकम उसने ऐड किए हैं वो सही किए हैं या नहीं किए। अगर उसने कोई खर्चा ज्यादा घटा दिया होगा हम ऐड कर देंगे, अगर उसने कोई इनकम कम ली होगी तो भी ऐड कर देंगे, इनकम ज्यादा ली होगी तो घटा देंगे, खर्चे ज्यादा लिए होंगे तो जोड़ देंगे, खर्चे कम लिए होंगे तो घटा देंगे, यही तो करेंगे। आओ पहली चीज देखते हैं बेटा, देखा बैड डेट ऑफ 40,000 इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। बैड डेट कब हुआ है, अरे बैड डेट कब हुआ है 40,000 का सर, ड्यूरिंग द क्वार्टर हुआ। अब आपको बताओ, आपको ये 40,000 रुपए लेने चाहिए थे कि नहीं लेने चाहिए थे? लेने चाहिए थे, बिल्कुल थे, ड्यूरिंग द क्वार्टर हुआ है, उसी क्वार्टर में हुआ तो लेना है। लिखा है 50% ऑफ द बैड डेट हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अरे तू अगल वागल है क्या, 50% इसने क्या किया, डेफर कर दिया। तो बताओ इस साल इसने कितने घटाए होंगे, 20, कितने घटाए होंगे 20, लेकिन इसको घटाना कितना चाहिए था 40, तो इसका मतलब इसमें से 20 कम घटाए होंगे। अब आप घटा दो 20, बोलो ये 20 घटाने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है, 7 लाख आएगा सर। ओके
डन, बोलो बात समझ में आई? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ 35,000, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ 35,000 इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। अच्छा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा इसी क्वार्टर में हुआ है, हैज बीन फुल्ली रिकॉग्नाइज इन दिस क्वार्टर, और उसने ये 35,000 इसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज किया। सही किया कि गलत किया? सही किया सर। तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद भी आंसर 7 लाख है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट हो ही नहीं रही है। तो उसने सही किया, इसी क्वार्टर का खर्चा था, इसी क्वार्टर में लगा दिया। अगला, एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000 रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द मेथड ऑफ चार्ज डेप्रिसिएशन assuming that 45 is the charge for the third quarter only। एक मिनट, अब देखना ध्यान से देखना बेटा, फिर करेंगे आगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन, मैडम उड़ा दूंगा, मैं बता रहा हूँ, सो जाती है बीच बीच में, रात को क्या कहते हो? आओ, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000। एक मिनट देखना सर, उसने बोला एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 है। एक मिनट, लेकिन ये क्यों आया? क्योंकि सर आपने मेथड चेंज किया था इन द मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां तक मुझे समझ में आता है, तुमने मेथड चेंज किया, इसलिए तुम्हारे माथे पर एडिशनल 45,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। आगे अब क्या है, अज्यूम कर लो कि ये जो 45,000 है ना, इज द चार्ज, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज है फॉर थर्ड क्वार्टर ओनली। कह रहा है सर डेप्रिसिएशन तो पूरे साल के एंड में लगता है। ओए, डेप्रिसिएशन तो पूरे साल के एंड में लगता है, और डेप्रिसिएशन अनइवन होता है कि इवन होता है? अरे डेप्रिसिएशन अनइवन होता है कि इवन होता है? सर डेप्रिसिएशन तो इवन होता है सर, पूरे साल में हर महीने बराबर 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 लगता है। अब मुझे बताओ ये लाइन क्या कहती है कि 45,000 डेप्रिसिएशन पूरे साल का है, या ये 45,000 सिर्फ इन 3 महीनों का चार्ज है? पढ़ के बताओ ध्यान से। 3 महीने का है, इसका मतलब अकाउंटेंट ने ये भी सही किया। अगर ये पूरे साल का होता तो मैं इसको सिर्फ 3 महीने का करता, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे भी तुमने सही किया हुआ है। आंसर इज 7 लाख। बोलो बात सही है? एक बार सर आंसर देख लें, क्या 7 लाख ही आ रहा है क्या? हाँ जी सर, आंसर इज 7 लाख। चलो सर, चले क्या? हल्का सा चेंज करो इस क्वेश्चन में। मान लो वो कहते, अरे मान लो ना, वो कहते कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आ रहा है ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो आ रहा है 1,80,000। कितना आ रहा है? 1,80,000। और ये सब कुछ नहीं लिखा होता, ये सब कुछ नहीं लिखा होता। लिखा होता कि एडिशनल डेप्रिसिएशन आया 180, और लिखा होता कि अकाउंटेंट ने पूरा 180 लेस कर दिया। बताओ आप क्या ठीक करते? ठीक करना पड़ता, क्या ठीक होता? हाँ, 3 महीने का कितना निकलता? 45। आप ठीक कैसे करते इसको? वो 180 लेस कर चुका है, 180 लेस कर चुका है, तो 135 को ऐड कर देते। बोले पक्का समझ में आया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आओ सर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सर। देखो बेटा, ये क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड है बेटा। इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन, एक ही बात है, ये अजीब है, ये अजीब है। मैडम आप क्या चाहते हो? कहती मैं थोड़ा धीरे चाहती हूँ, ओके? या आपका, चलो इस पे कमेंट नहीं करते हैं। इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट। ठीक है सर, अभी हम ना ऐसा भी क्वेश्चन करके आए थे सर। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1। एक बार दोबारा आ जाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1 सर, क्वेश्चन नंबर 1। मेरा मकसद बस इतना सा है कि क्लास में आपको क्वेश्चन बेटा लर्न करा दूं, ताकि घर जाके आपको दिक्कत ना हो। इसने मुझे पता है यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? उसने बोला था कि सर ये जो कंपनी है ना, कंपनी ये बोला था ना कि ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि सीजनल नेचर है। सर बोला था सर सीजनल नेचर है, बेचारे यहाँ पे ज़्यादा सेल करते हैं थर्ड क्वार्टर में लोग ज़्यादा सेल करते हैं, इसलिए सर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे हम करें किसी भी मंथ में यहीं पे बुक कर देंगे। तो कंपनी ने क्या बोला, AS25 ने क्या बोला? नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, जिस मंथ का है उसी मंथ में रखेंगे। ठीक है, हमने किया था। अब यहाँ पे वापस आते हैं सर फोर्थ क्वेश्चन में। अब आते हैं सर फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट। ठीक है सर, आगे द क्वार्टरली सेल पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बिलो। दिया हुआ है सर, वही सेम क्वेश्चन लग रहा है ये तो। पहले क्वार्टर में 15%, फिर 15%, फिर 50%, फिर 25%। ओहो, ये तो सेम ही क्वेश्चन बना रहे हैं।
उसका कहते हैं फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2001 इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। दो हम डरते थोड़ी हैं, दे रहे हैं सर। वो कहते हैं कि आपकी सैलरी 50, सेल 50, सैलरी ये सब मिला के कितना हो गया 40। मुझे बता सकते हो इसका आंसर कितना? इसका आंसर बोलो सर। सेल आपकी 50 है, खर्चे आपके 40 हैं, तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए सर? प्रॉफिट 10 आना चाहिए। सेम बात करेगा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, देखना अभी क्या बोल रहा है सर। वाइल प्रिपेयरिंग द इंटरम रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर आई कॉर्पोरेशन वांट टू डेफर 21 करोड़। मैं सवाल पूछूंगा ना, क्यों क्यों करना चाहते हो डेफर? कहता है to the third quarter on the argument that third quarter is having more sale, therefore the third quarter should be debited with a higher expenditure। अब आप क्या बोलोगे? अब आप क्या बोलोगे? नहीं भाई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले कैलकुलेट बोला, रिपोर्ट हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे भाई 10 करोड़ आएगा। और उसके बाद क्या बोलेंगे? भाई तू गलत बोल रहा है, तेरा व्यू सही नहीं है क्योंकि AS25 इसको अलाउ नहीं करता। सही, तो पहले क्वेश्चन सेम हो गया। अरे वाह सर, सेम हो गया तो सेम सेम कर देना बेटा, क्या ही लड़ाई है बेटा। डन। ओहो सर, ये तो खत्म हो गया। सही तो खत्म हो गया, सही तो गलत है। नहीं बेटा गलत है ना, मैं इसको ठीक करता हूँ। आओ 3 क्वेश्चन हमारे सर, 8 9 10 11 और सर ये सारे करेंगे सर, हम ये सारे करेंगे है ना, उसके बाद खत्म मारेंगे। डन मैडम, पक्का? पहले बताओ कौन सा कराऊं, आसान कराऊं या मुश्किल कराऊं? आसान कराऊं या मुश्किल कराऊं? तो टकटकी बांध के देख रही है मैडम, आपको भी 3 दिन की छुट्टी चाहिए? हाँ, क्यों देख रहे हो मैडम? इधर देखो, देखो फिर देख रही है, अजीब आदमी है। हाँ जी मैडम इधर देख, इधर ही देख रही है। वो कहती है मुझे तो पक्का पक्का छुट्टी चाहिए। मैडम ये मैं ही हूँ जो इस पोजीशन पे पढ़ा ले रहा हूँ। खैर आओ आसान क्वेश्चन कराते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्त। आओ, क्या लिखा है? लिखा है क्या लिखा है? अंतर्बर्ती। जैसे पढ़ने में दिक्कत होगी, इसको अगरबत्ती कर लो बेटा। अगरबत्ती लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख का फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडिंग ऑन 30 जून 2011। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना बेटा, इसमें बहुत सारी बातें होंगी बेटा, आप बस गलती मत करना बेटा। आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता कि अब आप गलती करोगे बेटा। डन। देखना सर क्या लिखा है। अगरबत्ती लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ रुपीज 4 लाख फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2011। ऑन इंक्वायरी यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग, मतलब किसी अकाउंटेंट ने बनाई होगी, अब हम उसको ठीक कर रहे हैं या फिर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर उसका ऑडिट कर रहे हैं, तो हमें कुछ बातें पता चली। उन्होंने बोला आप ना ट्रीटमेंट AS25 के अकॉर्डिंग देना। मैं कहा ठीक है दे देंगे, डरते थोड़ी है। आओ, सबसे पहला मतलब वही करना है सर, या तो आपको ऐड करना होगा या आपको लेस करना होगा या आपको कुछ नहीं करना होगा। डन। देखते हैं सर पहला क्या है सर। पहला देखते हैं सर, डिविडेंड इनकम ऑफ 4 लाख रिसीव्ड। आपको 4 लाख का डिविडेंड रिसीव हुआ है और आप ये कब के लिए बना रहे हो सर? थर्ड क्वार्टर के लिए। आपका थर्ड क्वार्टर कब शुरू हुआ होगा? थर्ड क्वार्टर कब शुरू हुआ होगा? अरे बोलो ना। पर थर्ड क्वार्टर एंडिंग ऑन, थर्ड क्वार्टर कब शुरू हुआ होगा? 1/7/2011 से लेके 30/9/2011। अब आप इस बात की लड़ाई मत करना कि सर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो ये दूसरा होना चाहिए, ये थर्ड क्यों बोल रहे हैं? अरे बोलने दो ना, अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया कि तुम अपना ईयर एंड कभी भी बना सकते हो, तो सर उस हिसाब से इनके लिए थर्ड क्वार्टर होगा, मुझे क्या करना। डन। मुझे तो बस ये टाइम पीरियड देखना है सर, इस टाइम पीरियड के अंदर में अगर कुछ होगा तो देखेंगे। आओ, अब वो बोलता है आपको 4 लाख की डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है ड्यूरिंग द क्वार्टर। ड्यूरिंग द क्वार्टर मतलब ये थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं। हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ओनली। लेकिन अकाउंटेंट ने सिर्फ यहाँ पे कितनी इनकम बुक करी है? 1 लाख। वो कह रहा है सर 4 लाख ना पूरे साल के लिए मिली है मेरे को। वो बोल रहा है 4 लाख तो पूरे साल के लिए मिली है, ये वाला तो क्वार्टर है इसलिए मैं एक बुक करूंगा। आपके हिसाब से अकाउंटेंट ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। हम क्या पढ़ के आए हैं सर? जब रिसीव होगा हम तभी का मानेंगे। तो इसका मतलब इसने जो 4 लाख प्रॉफिट निकाला हुआ है गलत निकाला हुआ है, इसको इसमें और कितना ऐड करना पड़ेगा? लो सर मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया 3 लाख। अब बोलो प्रॉफिट कितना हो गया 3 लाख ऐड करने के बाद? 7 लाख। चलूँ आगे? अरे चलूँ क्या आगे? पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे चलते सर। आगे 80% ऑफ द सेल प्रमोशन,
रुपीज 50 लाख incurred in the third quarter has been deferred 80% of the sale promotion. तुमने अपने सेल प्रमोशन का 80% जो कि 15 लाख होता है आपने इनकर्ड कर दिया थर्ड क्वार्टर में, has been deferred to the fourth quarter as the sale in the last quarter is high. अरे यार क्या कर रहे हो, 80% ऑफ द सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस. अच्छा 15 लाख का 80%, 15 लाख का 80% कितना होता है 12 लाख. तुमने 12 लाख फोर्थ क्वार्टर में डेफर कर दिया ये बोल के कि फोर्थ क्वार्टर में ज्यादा सेल होगी इसलिए वहां पे ज्यादा खर्चा जाना चाहिए. बताओ सही किया कि गलत किया? क्यों? क्योंकि जहां इनकर्ड है वहीं होगा. मतलब 12 लाख क्या होगा, माइनस होगा कि ऐड होगा? सोच के बताओ, ऐड होगा कि माइनस होगा? एक मिनट, इसका मतलब आप समझ नहीं पाए, इसका मतलब आप समझ नहीं पाए, इसका मतलब आप समझ नहीं पाए. उसने क्या किया, उसने बोला कि मैंने ना टोटल 15 लाख का खर्चा किया. मैं कहा बहुत बढ़िया. कहता है लेकिन 15 लाख का 80% कितना होता है 12 लाख. कहते 12 लाख का खर्चा मैंने यहाँ बुक ही नहीं किया. मैंने बोला क्यों नहीं किया? कहता सर फोर्थ क्वार्टर में बुक करेंगे वो खर्चा. मैं कहा पागल, वो खर्चा इसी साल का है भाई, वो सॉरी इसी क्वार्टर का है, यहीं पे घटा. तो इसका मतलब उसने घटाया नहीं था ना. अब मैं घटाऊंगा 12 लाख. अब मैं 12 लाख देखो माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा. बोलना ऐसा माइनस करने से आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 लाख हो जाएगा. मैं कहाँ से लाऊं सर? 7 से. 7 से घटाऊंगा 12. ठीक है. अब हम आ जाते हैं थर्ड में. ध्यान से देखना बेटा, थर्ड ध्यान से देखना बेटा. थर्ड, इन द थर्ड क्वार्टर द कंपनी चेंज डेप्रिसिएशन मेथड. ओके 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 ओके, ध्यान से बेटा, यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है. फ्रॉम WDV to SLM, डन है सर, which resulted in excess depreciation of rupees 12 लाख. ध्यान से. अच्छा डेप्रिसिएशन किसके लिए होता है सर? वो तो पूरे साल के लिए होता है. द entire amount has been debited in the third quarter though the share of third quarter is only 3 लाख. अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, सोच के बताना बेटा, सोच के बताओ, सोच के बताना. फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा जिससे पहले हमने किया था. बताओ कितना, 9 लाख ऐड होगा. अब यहाँ पे आते हैं सर वापस इस क्वेश्चन में. कहाँ किया हमने वो क्वेश्चन, कहाँ किया था वो क्वेश्चन? ये आओ सर देखते सर यहाँ पे उन्होंने क्या लैंग्वेज यूज की थी. additional depreciation of 45,000 resulting from change in the method of charge of depreciation, assuming, यहाँ तक खत्म हो गया, of charge of depreciation, assuming that 45 is the charge for third quarter only. Additional depreciation of 45,000 resulting from change in the method of, अब यहाँ पे method change होने की वजह से charge of depreciation assuming that 45,000 is the charge for third quarter. तो इसके हिसाब से अगर मैं करूं, तुमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था क्या कि सर ये किसके लिए चार्ज बना है? फॉर द थर्ड क्वार्टर, चार्ज फॉर थर्ड क्वार्टर. तुम्हारा ये कहने का मतलब था कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन टोटल कितना आना चाहिए था? 180 लाख. 180 आना था, उसमें से 45,000 थर्ड क्वार्टर का था. डन. अब समझना बेटा, मैं हल्का सा आंसर में अब दिखाऊंगा कि इंस्टीट्यूट क्या है. मैडम बैठो बात करता हूँ, देता हूँ. आओ एक मिनट देखना सर. तो यहाँ पे इन्होंने किया. अच्छा अब हमारे हिसाब से जो हम सीख कर आए, हम यहाँ पर क्या करें सर? हम ये बोलेंगे सर, हम ये बोलेंगे सर तुमने ना 12 लाख गलत माइनस कर दिया. तुम्हें कितना माइनस करना चाहिए था? सिर्फ 3 लाख माइनस करना चाहिए था. तुम यहाँ पे +9 को क्या करो, ऐड करो, क्योंकि तुमने ज्यादा घटा दिया. पक्का? अरे बोलो ना, पहले मेरी बात सुनना मैडम. लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा, देखो इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा बेटा. इंस्टीट्यूट ने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज इन थर्ड क्वार्टर ड्यू टू चेंज इन द मेथड यहाँ पे नहीं किया. अरे यार तुम मतलब स्टडी मटेरियल के तुम अंदर 2 क्वेश्चन दोगे और दोनों में अलग अलग आंसर दोगे. मेरी बात समझे? इंस्टीट्यूट कहता नहीं, ठीक किया तुमने.
या तो हम इसको गलत समझे या मैं उसको गलत समझे, भाई दोनों में से कहीं पे तो एक गलती हो रही है। या अगर मैं बोलूँ कि हम सही हैं तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट का मटेरियल गलत हो गया। अरे बोलो ना हाँ या ना। एक मिनट क्वेश्चन दिखाते हैं, आओ सर। वो क्या, एक बार क्वेश्चन दिखाओ सर, मैं ज्यादा डिटेल में जाना चाहती हूँ। बस इसी चीज के लिए मैं आज की क्लास में इतना इम्फेसिस डाल रहा हूँ, वरना तो बेटा मैं सीधा नोट्स देके आपको घर भेज देता। आओ सर, अब यहाँ की लाइन को दोबारा पढ़ो, फिर वहां की लाइन को दोबारा पढ़वा देंगे। आओ पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चलो सर, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैं इस पूरे ये जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, इसमें अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन ढूंढूंगा ना, कि डेप्रिसिएशन का चेंज उन्होंने कहाँ पे बोला, तो इन्होंने सिर्फ सवाल से ही बोला बेटा। अब उसको कंक्लूड क्या करना बेटा, मेरे साथ उसको कंक्लूड कर लेना कुछ चीजें, तब आप आंसर देते समय कभी गलतियां नहीं करोगे बेटा। आओ सर मेरे साथ ठीक करना है इसको, आओ। अब 8 पॉइंट मेरे साथ लिख लो, उसके बाद सारे आंसर आपके सही सही आने लगेंगे बेटा। आ जाओ। सम important एडजस्टमेंट्स, फिर आप कभी गलती नहीं करोगे बेटा। हाँ हाँ भाई मैं इसी पे हूँ, मैं इसी पे हूँ दोस्त। डेप्रिसिएशन के इस सवाल पे जो मैंने आपको बताया था, और एक लास्ट क्वेश्चन पे बेटा, इसी पे हूँ बेटा, मैं कहीं गया नहीं हूँ। मैं आपको बस समझाने के लिए आ गया हूँ बेटा कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे नहीं लिया क्यों। आओ सर, अब याद रखना बेटा, इससे आपके आंसर सही होने लगेंगे बेटा। नंबर 1, डिविडेंड या एनी अदर इनकम। अगर आपको डिविडेंड मिला या कोई और दूसरी अदर इनकम मिली है, जैसे रेंट हो गया, कमीशन हो गया, अब आप बोलोगे कि मैंने उस इन्वेस्टमेंट को पूरे साल होल्ड किया तब जाके मुझे मिला, तो उस डिविडेंड को मैं पूरे साल में बाइफर्केट करूं? नहीं सर। कब रिकॉग्नाइज करना होता है, कौन से एंट्री पीरियड में? रिकॉग्नाइज इन द एंट्रीम पीरियड in which it is received। तो सर मुझे पक्का ध्यान रहेगा कि जिस ईयर में मुझे रिसीव होगा, सॉरी जिस एंट्री पीरियड में रिसीव होगा, मैं वही वाली मानूंगा। अब मैं गलती नहीं करूंगा। एंट्री पीरियड इन विच इट इज रिसीव्ड, डन। बोलो पक्का होगा? हाँ जी सर। दूसरा बेटा, ये भी गलती नहीं करना। नंबर 2, डेप्रीसिएशन बेटा, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन bifurcated in even period। कहने का मतलब इन ऑल एंट्री पीरियड। लेकिन अगर चेंज इन डेप्रिसिएशन है बेटा, एक्सेस या शॉर्टफॉल ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यू टू चेंज इन मेथड, उस केस में क्या होगा? कब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे? रिकॉग्नाइज्ड इन द interim period in which change occurred। तो जिस पीरियड में चेंज अकर होगा उसी पीरियड में करेंगे। तो अब आओ बेटा, इस थर्ड पॉइंट के बेसिस पे आप कुछ बातें अब समझ पाओगे। इसको नोट करो, फिर आगे चलूंगा। नोट करो, इसको नोट करो, फिर आओ आगे चलूंगा, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ पाएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी बेटा। जल्दी जल्दी नोट करो। आओ देखो, दिखाओ, आओ देखो। अब सर अगर मैं वापस इस क्वेश्चन पे आऊं,
अब सर मैं वापस इस क्वेश्चन पे आऊं, तो यहाँ पे जब मैं इसको पढ़ता हूँ, आओ बेटा देखो ना, देखो 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 इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ दोस्त। इस क्वेश्चन में बेटा ये जो लिखा है एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000, इसका मतलब ये निकलता है कि 45 का 45 पूरा का पूरा एडिशनल था, पूरा का पूरा एडिशनल था। ये कोई 1,80,000 नहीं था जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली समझाने की कोशिश करी। ये पूरा 180 नहीं था, ये पूरा का पूरा अपने आप में चेंज होके 180 आया, रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। और उसके बाद ये कहते हैं कि इस पूरे 45 को हमने थर्ड क्वार्टर में चार्ज कर दिया। अब हमने इसको सही इसलिए बोल दिया क्योंकि ये चेंज जो अकर हुआ, हम मानते हैं ये एस्टिमेट या फिर ये चेंज तुमने थर्ड क्वार्टर में ही आके किया था, इसीलिए। अब ठीक वैसे ही बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, अब आप आंसर सही दे दोगे। बोला इन द थर्ड क्वार्टर the company charge depreciation method, change depreciation method from WDV to SLM। अब थर्ड क्वार्टर में आगे कंपनी ने चेंज किया, जिसकी वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन आ गया 12 लाख का। तो हम पूरा का पूरा 12 लाख इसी क्वार्टर में या फिर इसी एंट्री पीरियड में चार्ज कर देंगे। डन। तो इसका मतलब अकाउंटेंट ने यहाँ पे सही किया, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी और 5 लाख माइनस का मेरा माइनस रह जाएगा। बोलो ध्यान रखोगे, गलती तो नहीं करोगे। आओ अगला देखो सर, अगला देखो बेटा, कहाँ कर रखा है, कौन सा सोल्यूशन दिखा है, कहाँ किया हुआ, बुक में नहीं किया हुआ दोस्त, इन्होंने सोल्यूशन में कहाँ किया है, दिखाया तो था कि 0 है। एक बेटा एक कॉल आ रहा है, किसका इसका सोल्यूशन, ये देखो सर इसका, ये रहा सोल्यूशन सर। इसमें देखो उन्होंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, इनका कहना है जो 12 लाख माइनस किया ठीक माइनस किया हुआ है। हाँ जी पूछे। हाँ, अब मैडम का कहना है कि इन्होंने तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, उनको ये स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए था। मैडम ठीक बात है, मैंने क्या बोला, सिर्फ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा देखो, सिर्फ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्त, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 45, एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 है, डन। लेकिन ये क्यों आया, क्योंकि सर आपने चेंज किया मेथड का। और उसके बाद कहता है अज्यूमिंग दैट 45,000 पूरा का पूरा इज चार्ज्ड फॉर थर्ड क्वार्टर। अब यहाँ पे वर्ड फॉर नहीं आना चाहिए था, चार्ज्ड इन थर्ड क्वार्टर ओनली, ये आता तो सही हो जाता। तो उनकी लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इससे मेरा कंसेप्ट हिल रहा था, मैंने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया बेटा। हाँ 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 हाँ। अब इनका ये कहना है कि सर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा, अब ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम बता रहा है कि सर हमने जो चेंज किया, चेंज करके पूरा 12 लाख आया। कहता है लेकिन क्योंकि हम थर्ड क्वार्टर का बना रहे हैं, तो सर हमारा जो साल होता है वो 4 क्वार्टर में डिवाइडेड होता है। तो सर इस 12 लाख को 4 से डिवाइड करने पे पता चला जिस क्वार्टर के लिए आप बना रहे हो उस क्वार्टर का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, 3। हमने बोला होगा, लेकिन 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 हम तो लॉ ये पढ़ के आए हैं कि अगर चेंज होगा जिस क्वार्टर में तुम चेंज करोगे और वहां पे जो कैलकुलेशन होगी पूरा का पूरा वहीं पे चार्ज करते हैं, तो इसलिए मैंने चार्ज कर दिया। बोलो आगे चलो, चलो आगे चलता हूँ बेटा, अगला देखना दोस्त। 2 lakh extraordinary gain received in third quarter was allocated equally to the third and fourth quarter। बोलो कंपनी ने सही किया कि गलत किया, गलत। कंपनी को क्या करना चाहिए था, सारा यहीं पे करना चाहिए था। कंपनी ने क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। कितना एलोकेट कर दिया होगा कंपनी ने, अरे 2 lakh extraordinary gain received in third quarter was allocated equally in third and fourth, मतलब तो यहाँ पे कितना ऐड करूँ मैं, 1 लाख ऐड कर दो। बोलो 1 लाख ऐड करने पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 लाख। डन। आगे चलो, पक्का समझ गए। आगे क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ध्यान से, क्यूमुलेटिव लॉस,
क्यूमुलेटिव वर्ड इन्होंने यूज किया, क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ ₹3 लाख। डन, लिखा है क्यूमुलेटिव लॉस 3 लाख का है। आउट ऑफ दिस 1 लाख रिलेट टू द प्रीवियस क्वार्टर, लेकिन 1 लाख किसका था? तो भाई यहाँ पे क्यों डाल रहे हो दोस्त? तुमने तो कौन सा चेंज किया? क्यूमुलेटिव चेंज किया, यहीं पे आके थोड़ी ना चेंज किया। तो इसका मतलब 1 लाख तुमने गलत लेस किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? ऐड। बोलो बात समझ में आ रही है कि जाने दे रहे हो? मैं फिर भी बोल रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। चलो आगे चलूँ। हाँ जी सर। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टेड इन द गेन ऑफ 20 लाख। क्या लिखा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट in the first quarter resulted in a gain of 20 lakh. The company had apportioned this equally to the fourth quarter. यार अजीब हो, ये किस साल का गेन था? सॉरी, किस क्वार्टर का गेन था? फर्स्ट क्वार्टर का। तो उसको तुम यहाँ पे नहीं डाल सकते, तुमको वहीं पे रखना चाहिए था। बताओ कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में उसका कितना प्रॉफिट डाल दिया होगा? 5 लाख। तो हम लोग क्या करें? 5 लाख को ऐड कर दे या माइनस कर दे? माइनस करेंगे सर। बताओ आंसर कितना आएगा? आंसर बोलो कितना आएगा? हेलो, हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम। किसी से पूछे पी आनंद मार्केट और पी आनंद एकेडमी, पी आनंद एकेडमी, पी आनंद। चलो से चलूं? बोलो पक्का पक्का समझ में आया क्या? पक्का? चलो सर, चलो थोड़ा सा आगे चलता हूँ सर। तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा? है आंसर कितना आना चाहिए? एक बार आंसर चल के देख लें क्या? आंसर चल के देख लें? जैसे आंसर चल के देख, ओहो आंसर तो लॉस ही आ रहा है दोस्त। समझ में आ गया सर? और भी कोई क्वेश्चन करवाना है? हम कर लेंगे, बाकी दिखा देता हूँ बेटा, मुझे आपसे भरोसा वैसे तो थोड़ा थोड़ा है। ये देखते हैं सर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लेकिन 10 से पहले एक प्रोविजन कराना है बेटा, एक प्रोविजन और करा। आओ सर, लास्ट लिखना सर, इनकम टैक्स। इसके बाद बेटा पक्का पक्का आपका खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स लिखना दोस्त, पक्का खत्म हो जाएगा। लिखो, इनकम टैक्स expenses is recognized in each interim period based on the best estimates of the weighted average annual effective income tax rate expected for the full financial year, फुल फाइनेंशियल ईयर। सर क्या लिखवा दिया इतना बड़ा? बस आप अंडरलाइन कर ले, समझाने का काम मेरा है। बस आप अंडरलाइन कर ले, समझाने का काम मेरा है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? वेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट एक्सपेक्टेड फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर। डन। दोबारा, weighted average annual effective income tax rate expected for the full financial year। सब नहीं समझ में आ रहा? अरे आप मेरे साथ आओ, सवाल करोगे पक्का पक्का समझा दूंगा बेटा। इसी दिन के लिए सवाल मैंने रोक के रखा था। आओ देखना सर, बस कैलकुलेटर उठा लेना तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। डन। आओ पहले सवाल पढ़ लेते हैं दोस्त।
एंड एंटरप्राइजेस रिपोर्ट्स क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑन एनुअल इनकम ऑफ ₹10 लाख. डन. एंड एंटरप्राइजेस रिपोर्ट्स क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ एनुअल इनकम. यहाँ पे इन्होंने एनुअल इनकम बोला है. कितनी एनुअल इनकम आने वाली है? 10 लाख. Assume tax rate on first 5 lakh rupees 30,000 and on the balance income at 40%. एक मिनट. वो कह रहे हैं कि सर ये जो आप जहां काम कर रहे हो ना वहां पे टैक्स का रेट ऐसा है कि अगर आप लोग 5 लाख रुपए कमाओगे तो 30% लगेगा और 5 लाख के ऊपर कमाओगे तो 40% लगेगा. कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है या कितना एस्टिमेट कर रही है? 10 लाख का. जरा कंपनी का टैक्स निकालना. कंपनी का टैक्स निकालना कितना बनेगा? कंपनी का टैक्स निकालो दोस्त. कंपनी अगर 10 लाख रुपए कमाएगी तो कितना टैक्स जाएगा? सर 10 लाख कमाएगी तो 5 लाख पे तो जाएगा 30%. कितना आता है दोस्त वो? 1,50,000. और एडिशनल 5 लाख पे कंपनी को कितना टैक्स लग जाएगा? 40%. बोला ना बैलेंस इनकम पे 40% है. कंपनी एस्टिमेट कर रही है 10 लाख तो कितना लगेगा? 2 लाख. तो कंपनी का टोटल टैक्स कितना हो गया कि कंपनी को अपने 10 लाख के ऊपर 3.5 लाख का टैक्स भरना है. डन. अच्छा अब देखते हैं कंपनी ने कैसे 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 कमाया. कंपनी ने पहले क्वार्टर में कमाया है 75,000. कैलकुलेटर उठा लेना, जोड़ना जरा. दूसरे क्वार्टर में कमाया है 2.5 लाख. तीसरे क्वार्टर में 3,75,000 एंड द लास्ट क्वार्टर में कंपनी कमाती है 3 लाख. टोटल कितना आता है? 10 लाख. अब आप मुझे सोचना और बहुत ध्यान से बताना. कंपनी कह रही है कि मुझे ना टैक्स का एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करना है. मैंने कहा करो. मुझे क्या बता रहे हो? कहते कैसे करे? मैंने कहा अभी तो लिखवाया था. कैसे करना है? वेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट एक्सपेक्टेड फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर. इस वाले मेथड से कर दो. कहते कैसे होगा? अरे निकलवा तो दिया. देखो सर ऐसे करना दोस्त. आपको क्या करना है? Q1, Q2, Q3, Q4. पहले क्वार्टर में कंपनी कितना कमा रही है? 75 लाख. नहीं, जैसे निकालने की कोशिश कर रहे हो वैसे नहीं. वेटेड एवरेज. तो यहाँ पे अगर मैं रेशो लूँ, कंपनी ने यहाँ पे कमाया 75,000, यहाँ पे 2.5 लाख, यहाँ पे 375, यहाँ पे 3 लाख. तो मैं अगर इसका क्या नाम है वो निकालते हैं, क्या कहते हैं उसको, वे क्या नाम है, रेशो बनाते हैं. इसका रेशो बनेगा यहाँ पे 75, यहाँ पे 250, यहाँ पे 375 और यहाँ पे 300. किसी टेबल से कटता है क्या ये? 25 के टेबल से काट लेते हैं सर, है ना सर. तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे कितना आएगा 1 और 5 15, यहाँ पे कितना आएगा सर? यहाँ पे कितना आएगा 12. और भी किसी से कटते हैं क्या? नहीं सर यहीं तक कटेगा. तो यहाँ पे कितना टैक्स जाएगा? देखो सर 3.5 लाख का पहले क्वार्टर में जाएगा 3 अपॉन, इन सबको ऐड करो कितना आता है दोस्त? 15 15 30 40. डिवाइड कितने से होगा? 40 से. बोलो कितना आया पहले क्वार्टर का? पहले क्वार्टर का बोलो कितना आया? कितना? 26 250. बोलो बात समझ में आई? दूसरे क्वार्टर का निकाल के बताओ कितना आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी. दूसरे क्वार्टर का बोलो. 87,500. तीसरे क्वार्टर का 13,1250. लास्ट क्वार्टर का 10,10,500. डन. बोले समझ में आया? पक्का. ये रहा बेटा इसका आंसर. देखो 26,250. आओ देखो सर, देखना नालायक बच्चे बेटा. कहाँ गया? हाँ जी बेटा ये रहा देखो. बोलो बात समझ में आई? निकालने का बस इनका पैटर्न अलग था सर. और कोई क्वेश्चन है जो आपको मुझे करा देना चाहिए? बेटा कायदे से तो मुझे सारे क्वेश्चन करा देने चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप करो. 9 और 8 आपका थ्योरी का, आप थ्योरी का क्वेश्चन कर लेना. वैसे मैं आपको 9th और करा देता हूँ बेटा, फिर काम खत्म होगा. ऑन 30 जून 2011 अस्मिता लिमिटेड इनका 2 लाख नेट लॉस फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस सेगमेंट. अरे यार 30 जून 2001 को कंपनी ने 1
लॉस इनकर किया है 2 लाख का, एक बिजनेस का सेगमेंट उन्होंने डिस्पोज किया, बेचा होगा भाई एसेट और लाइबिलिटी, उसके बाद 2 लाख का लॉस हो गया होगा। ऑल्सो ऑन 31 जुलाई 2001, अच्छा मतलब अगले ही महीने, कंपनी पेड 60,000 फॉर द प्रॉपर्टी टैक्स असेस्ड फॉर द कैलेंडर ईयर। एक मिनट, ये जो टैक्स लगा है यहाँ पे पूरे कैलेंडर ईयर के लिए लगा है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यहाँ पे गलती नहीं करना बेटा। सेगमेंट का लॉस कब हुआ सर? जब आपने डिसीजन लिया। डिसीजन आपने कब लिया है सर? डिसीजन हमने 30 जून को लिया। 30 जून को जब हमने डिसीजन लिया तब बेटा मुझे 2 लाख का लॉस हो गया, सेगमेंट को मैंने हटाने का डिसीजन लिया। लेकिन सर ये जो 60,000 का प्रॉपर्टी टैक्स लगा है ना, 60,000 का प्रॉपर्टी टैक्स, ये ऑन 31 जुलाई को लगा है, कंपनी ने पे किया। लेकिन ये पता चला कि पूरे कैलेंडर ईयर का, कैलेंडर ईयर का मतलब शुरू कब? जनवरी में, एंड कब? दिसंबर में। कहते हैं हाउ द अबव ट्रांजैक्शन should be included in the determination of the net income of the Ashmita Limited for the 6 month interim period ended on 30th सितंबर 2011। कंपनी कब के लिए चाहती है? कंपनी चाहती है कि मैं 1/4/2001 से लेके 30 सितंबर 2001 तक के लिए रिपोर्ट करूं। आप मुझे सोच के बताना, क्या कंपनी इस 2 लाख को रिपोर्ट करेगी, 2 लाख के लॉस को, या नहीं करेगी इस पीरियड में? क्या कंपनी इस 2 लाख के लॉस को यहाँ पे रिपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? क्या आपका 30 जून को लिया हुआ डिसीजन इस पीरियड में आता है? हाँ आता है, तो मैं पूरा का पूरा 2 लाख यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा। अगली बात, क्या कंपनी ने जो ये 60,000 का टैक्स पे किया है, क्या कंपनी इसको डिस्क्लोज करेगी यहाँ पे पूरा का पूरा, या नहीं करेगी पूरा? कंपनी पूरा तो नहीं करेगी, कितना करेगी? यहाँ तक तो आंसर आपका सही है। कितना पीरियड कवर्ड हो रहा है? 6 मंथ। तो कंपनी यहाँ पे डिस्क्लोज भी कितना करेगा? 6 महीने का। सर ये 60,000 कितने महीने का है? 12 महीने का। कितने का है? 12 महीने का। तो कंपनी यहाँ पे कितना डिस्क्लोज करेगी? 30,000। बोलो बात समझ में आई? अरे बोलो ना। देखो क्वेश्चन ने इतना ही पूछा था तो मैंने इतना ही आंसर दिया, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि बचा हुआ 30,000 कंपनी कहाँ रिपोर्ट करेगी? भाई तुमने मुझसे जितना पूछा था, तुमने मुझसे यहाँ तक का पूछा था ना, मैंने यहाँ तक का आंसर दे दिया। लेकिन मान लेते हैं कि एग्जाम में जाके वो आपसे आगे चला जाए, वो आपसे बोले बताओ कंपनी 60,000 में से 30 तो यहाँ पे डिस्क्लोज करती है, बचा हुआ 30 कहाँ डिस्क्लोज करेगी आपके हिसाब से? आपका ईयर कब शुरू हो रहा है? 1/4/2011 या 1? और इन्होंने जो पे किया कब तक के लिए पे किया? जनवरी और दिसंबर। आपके लिए जनवरी, फरवरी और मार्च कौन सा पीरियड है? अगर आपका ईयर यहाँ पे शुरू होता है 1/4/2001 को, तो आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च जो इससे पहले का है वो कौन सा पीरियड होता है? उत्तरी पीरियड है सर, वो आपके साल से पहले पिछला है, तो तुम पिछले का अभी क्यों पे कर रहे हो? इसका मतलब पहले वो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा। पहले वो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा। इसका मतलब सर 15,000 रुपए क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। और सर तुम इसके आगे के भी 3 महीने के लिए पे कर रहे हो, है ना भाई? तुम पूरे साल का मतलब जनवरी से दिसंबर पे कर रहे हो। कवर यहाँ पे तुम 1/4 से 30/9 कर रहे हो, तो मतलब 3 महीना आगे और यहाँ पे 3 महीना पीछे। पीछे वाले का पे क्यों किया? क्योंकि आउटस्टैंडिंग था। आगे का क्यों पे कर रहे हो? प्रीपेड है। डन। बोलो बात समझ में आई? सर बस यही बात उन्होंने नीचे लिखी हुई है बेटा, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन और आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी करा दूं या छोड़ दूं आपके भरोसे? कह रही कि आपको ही कराना पड़ेगा सर, पैसे आपने लिए। ओके ओके बेटा, वैसे मैं ऐसी धमकियों से डरता तो नहीं हूँ, लेकिन बेटा बात तो सच ही है, बात तो सच है ना मैडम? कह रही हाँ डरो। इन द व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 ऑन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑन व्हाट बेसिस विल यू कैलकुलेट? एक मिनट मैडम, सोना नहीं है, सोना नहीं है, ठीक है बेटा। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 ऑन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हाँ नाम है उसका, कहते हैं ऑन व्हाट बेसिस विल यू कैलकुलेट। अच्छा बेसिस पूछ रहा है कि आप किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हो? मैंने कहा क्या? कहते हैं फॉर एन इंटरिम पीरियड द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स, पेंशन को, ग्रेचुटी को, एक्सेट्रा को एम्प्लॉय के लिए कैसे दिखाओगे? तो ये तो आपने पढ़ा है नहीं। अरे आंसर देखो, आंसर देखो बेटा, ऐसे कैसे नहीं पढ़ाया मैंने? आंसर देखो बेटा, कहाँ गया क्वेश्चन? ये उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको कैसे दिखाओगे बेटा? लिखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 सजेस्ट दैट प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स लाइक पेंशन, ग्रेचुटी फॉर एन इंटरिम पीरियड शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर टू डेट बेसिस। क्या बोला? कौन से बेसिस पे दिखाना है? ईयर टू डेट बेसिस। मतलब ईयर टू डेट बेसिस का मतलब आपका साल कब शुरू हुआ? 1/4/2001 को, और आपको कहां तक दिखाना है?
आपने अगर मान लिया 30 9 तक का दिखा रहे हो तो सर इसमें जितना बनता होगा उतना दिखा देना, लेकिन 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 बाय यूजिंग एक्चुअली डिटरमिन्ड रेट। ओह ये काम आपका नहीं है सर, आप सीए हो, आपको रेट कौन कैलकुलेट करके देगा? एक्चुअल। अब ये एक्चुअल एक आदमी होता है सर, उसने कोर्स किया हुआ है, वो आपको कैलकुलेट करके देगा एट द एंड ऑफ द प्रायर फाइनेंशियल ईयर adjusted for significant market fluctuations since that the time and for the significant curtailment settlement or other significant one time event। बोला कि आप एडजस्टमेंट को करना सब कुछ लगाने के बाद जो एक्चुअली आपको रेट देगा वो सब लगाने के बाद सर अल्टीमेटली आपको लर्न करना है। सीधी बात बोलूं तो आपको ये लर्न करना सर, और आप इसको लर्न कर लेना, मैं आपको मेथड बता चुका बेटा। डन। अब सर सवाल है ये पेंशन को ट्रीट करने के लिए बोल रहा था क्या? सर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन आपसे बोल रहा था क्योंकि पेंशन का आपको प्रोविजन बनाना है, पेंशन का आपको प्रोविजन बनाना है, ग्रेचुटी का आपको प्रोविजन बनाना है। सर हम लोग वैसे देते हैं इसको एक पीरियड खत्म होने के बाद, लेकिन अगर कोई बीच में रिटायर हो रहा है, कोई किसी कारणवश किसी की डेथ हो गई, उसको देना। अब सर ये मैं देख नहीं पाता हूँ, मुझे ये दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअली देखता है सर, जिसने एक्चुअली का कोर्स किया उसको पता है कि कितनी कैलकुलेशन करनी है, तो वो आपको बताएगा कि सर इस साल ना कोरोना फैल गया है, तो आप जितना एस्टिमेट करते हो ना कि आपको हर साल 5% पेंशन देना पड़ेगा, सर लोग ज्यादा डेथ हो रही है लोगों की, आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तो सारी एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद देखना, मार्केट की फ्लक्चुएशंस को देखना है। डन। चलो सर सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, आपको मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी समझा दिया। चलो सर अपकमिंग संडे से आपके टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं, मैं आपको फ्राइडे की शाम को आपको बताया भी करूंगा किस किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का या किन किन टॉपिक का आपका टेस्ट होगा बेटा। ठीक, चलो सर थैंक यू।